देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि 99% ऑफ यू विल टिक इट करेक्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग objectives is not embodied, embodied, embodied in the preamble to the Constitution of India? Your first state option is liberty of thought. Option B, economic liberty. Option C, liberty of expression. Liberty of belief. Tell me the answer. ओके, चलिए, बहुत लोगों ने, इनफैक्ट सबने अभी तक करेक्ट बताया है, सिर्फ 2 स्टूडेंट को छोड़ के। सबका करेक्ट है। लिबर्टी किन किन का हम लोगों ने पढ़ा था? लिबर्टी क्या क्या था? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यही था ना लिबर्टी। इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी था क्या? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा ये थॉट भी है, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, फेथ भी है एंड वर्शिप भी है। ये 2017 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने बोला था ना कि 98 to 99% पीपल विल मेक इट करेक्ट। करेक्ट हुआ। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और देखिए थोड़ा लॉजिकल है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अभी मैं ईयर नहीं बताऊंगा, जब आप लोग बना लेंगे तब मैं ईयर बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट अच्छा, अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सही से लिखा है? उसके नीचे जो मैंने बताया कुछ नोट भी उन्होंने लिखा है, जैसे मैं क्वेश्चंस कराया तो उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुआ, फिर भी कुछ मैं बताता हूँ तो उस पर आप लोगों को कुछ नोट लिखते हैं। ऐसा कितने स्टूडेंट्स ने उस चीज को पूरी तरीके से फेयर करके रखा हुआ है? अगर किसी ने किया है तो एक बार आप मुझे भेजना, मैं देखूंगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हो। बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं। ऑप्शन ए, इफ देयर आर मोर लॉज, देयर इज लेस लिबर्टी। ऑप्शन बी, इफ देयर आर नो लॉज, देयर इज नो लिबर्टी। ऑप्शन सी, if there is liberty, laws have to be made
by the people. And option D, if laws are changed too often, liberty is in danger. Liberty is in danger. Just answer it. रिमेंबर, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेटेज जरूर होगा। आपको उस अकॉर्डिंग सोचना है कि बेस्ट आंसर क्या है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो आपको सामने से दिख रहा है। थोड़ा इस पे दिमाग लगाना है कि बेस्ट आंसर क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा बेस्ट आंसर को ढूंढता है। वो आपको 2-3 ऐसा ऑप्शन देगा ना जो सब एक जैसा ही लगता है, उसमें जो बेस्ट होता है वही आपका आंसर होता है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग लॉजिकल क्वेश्चंस आज क्लास में करेंगे प्रीएम्बल से रिलेटेड। ओके, 1 मिनट का मैं आप लोगों को और टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट। एक बार फिर से सोच के। ओके फाइन, चलिए अब मैं बताता हूँ। ओके इमरान, नाउ आपने अपना आंसर करेक्ट कर लिया। पहले आपने गलत दिया था, फिर आपने अपना आंसर करेक्ट कर लिया। ओके फाइन, चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब हम लोग किस बेसिस पे बात करते हैं? जब कोई ऐसा लॉ बनता है, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप पे कोई लॉ बना हुआ है, फिर किसी तरह की कोई लॉ ही नहीं होगा तो किसी तरह की कोई लिबर्टी होगा क्या? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ये कुछ एक्सटेंट तक आप बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है, लेकिन हर एक्सटेंट में क्या आप बोल सकते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है? अगर बहुत ज्यादा लॉ बनेगा तो क्या आपको लिबर्टी छीन लिया जाएगा? कुछ एक्सटेंट तक आप बोल सकते हैं कि सर कुछ ऐसा लॉ बनेगा जहां पे हमारा जो, जैसे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेडिशन लॉ बनेगा, तो वहां पे हो सकता है कि हमारा कुछ लिबर्टी छीन लिया जाएगा।
कुछ एक्सटेंट तक ही करेक्ट है। क्या ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर ज्यादा लॉ, किसी का माइक ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए, इको का साउंड क्रिएट हो रहा है। मैंने क्या बोला, ये 2018 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2018 का। अगर ज्यादा लॉ बनेगा इससे लेस लिबर्टी का, 100% ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं है ना, 100% ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? हमें हमेशा बेस्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होता है ऑप्शन के लिए। इफ देयर आर लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये कुछ वियर्ड सा चीज नहीं है। अगर लिबर्टी है तो लॉ पीपल के द्वारा बनना चाहिए। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट कुछ भी दे रखा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को लिबर्टी आप कहाँ पे देखते हैं? मैक्सिमम टाइम आप लिबर्टी को प्रियम्बल में देखते हैं, और प्रियम्बल में वी द पीपल। तो वहां से इसने, सिविल सर्विसेज ने लिंक किया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो विद ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो, और बहुत लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी भी पुट किया था कि इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, क्योंकि उन लोगों को ये कनेक्ट कर पाए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व। यहाँ पे तो लिबर्टी का बात हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ऐसा होता है क्या? लॉ, बहुत तरीके का लॉ होता है, तो लॉ को हम बार बार चेंज करेंगे? अमेंडमेंट तो हमारा नीड्स है, अमेंडमेंट तो हमारे सोसाइटी का नीड्स है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नाम दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो सकता है? इस पे तो हम लोगों ने यही पढ़ा भी था कि हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एट वर्क पे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पे बात कर रहे हैं। तो हम तो अपने लॉ को चेंज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग हमारा रिक्वायरमेंट चेंज होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो सकता है? तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा भी तो ए और बी में होना चाहिए, सी और डी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने सी ऑप्शन पुट किया था। क्यों पुट किया था? अगेन मैंने लॉजिक बताया कि प्रियम्बल में इस तरीके का वर्ड्स को पिक किया गया है और ऐसे ही वर्ड्स आपको डिफाइन करके दे दिया गया है, तो आपको लगा कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है। सबका क्लियर है कि स्टेटमेंट बी सही आंसर है, बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए बहुत रिसेंटली 2018 में सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबका क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? जस्ट से yes or no whether this question is clear to you all or not. ओके, चलिए। बहुत होगा, देखिए गलत होता भी है तो कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लीजिए और उस जगह पे क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसको नोट डाउन कर लीजिए। सबका लॉजिक मैंने यहाँ पे बताया, किस लॉजिक से एग्जामिनर के माइंड को रीड करने का कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन किस लॉजिक से सेट करता है। क्वेश्चन सेट करने के पीछे उसका लॉजिक क्या था? देखिए 2017 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था प्रियम्बल से। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये आप लोग आज बहुत इजीली बता देंगे, सबको ही बता देंगे। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी डीपीएसपी एंड ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। वंडरफुल, सबका करेक्ट है, 100% करेक्ट है। प्रियम्बल, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रियम्बल। बेहतरीन, सब स्टूडेंट का करेक्ट है, किसी का ये रॉन्ग नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब कुछ और लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम लोग
बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस करना, ठीक है। देख रहे हो आप, 3 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में प्रीएम्बल से रीसेंट ईयर में 17-18 में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब थोड़ा सा अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस था जो आपको कराने लगे क्वेश्चंस था। और क्वेश्चंस जब आप उठा के बनाएंगे ना तो आपको काफी मजा आएगा इन सब क्वेश्चंस में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, British Constitution was the first to begin with a preamble. Statement 2, the preamble to the Indian Constitution Excuse me, is sir. based on, yes, सर ये स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा है सर। आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है? किसी को नहीं यस दिख रहा सर, है क्या? नो सर स्क्रीन प्रॉब्लम तो हर तो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हमें दिख रहा है। यस सर। क्या नाम है, रबानी, आपको नहीं दिख रहा है क्या? विजुअल है, सबको विजुअल है। सर हमें नहीं शो हो रहा है। आपको नहीं शो हो रहा है? कितने लोगों को शो नहीं हो रहा है स्क्रीन? सर मैंने रीज्वाइन किया तब भी नहीं हो रहा है फिर से। व्हाट इज योर नेम? इरफान सर। अच्छा इरफान, आपका नहीं हो रहा है, और किसका नहीं हो रहा है? जी स्क्रीन तो देखिए मेरे एंड पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो नेट बहुत सही चल रहा है, मुझे 100 Mbps का स्पीड आ रहा है, मेरा फाइबर नेट चल रहा है, तो मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप फिर से रीज्वाइन करके देखिए, हो सकता है कि आपके एंड में कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा, तो इस कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो एक बार रीज्वाइन फिर से करके देख लीजिए। ओके, हाँ इनका इंटरनेट इशू होगा, हो सकता है, कभी कभी होता है, तो हो सकता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, इट हैज बिन amended by the 42nd Constitutional Amendment Act, Constitutional Amendment Act 1976. You have to identify the correct statement. First is only 1, B is only 3, C 1 and 3, and D 2 and 3. Just identify the correct statement. स्क्रीन शो। अच्छा, जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, आर यू एबल टू लिसन मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, क्या वो सुन पा रहे हैं मुझे? जस्ट से यस और नो। Those who are unable to see the screen, are they able to listen me? मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। Which of the following statement is or are correct? British Constitution was the first to begin with a preamble. The statement 2, the preamble to the Indian Constitution is based on the Government of India Act. And the statement 3, it has been amended by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Just answer it. The option A is only 1 is correct, option B is only 3 is correct, option C is 1 and 3 are correct, and option D is 2 and 3 are correct. So just answer it.
चलिए, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर बताया है, बट कुछ लोगों का गलत भी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्यों गलत हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत लोग इसको करेक्ट बता रहे हैं, तो आप बताइए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को? अमेरिका, यस, यूएस। तो बस आप लोग खुद ही बता रहे हैं यूएस, तो फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टेटमेंट वन करेक्ट कैसे हो सकता है? तो स्टेटमेंट वन गलत हो गया। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जिनको डी डी लिख रहे हैं, डी 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 डी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे ये बेस्ड है। जब क्विक रिवीजन भी मैंने कराया था, वहां भी मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए किस पे बेस्ड है, लिखा हुआ है यहाँ पे, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, लेटर इट वाज मेड एज अ प्रीएम्बल ऑन 22 Jan 1947, adopted as a preamble on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1915। किसने ड्राफ्ट किया, किस तरीके से ये निकल के आया, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं डी डी डी, हाउ। तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा। तो स्टेटमेंट टू भी गलत हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट बचा, इट हैज बीन अमेंडेड, और एक ही बार अमेंडमेंट हुआ ही है। तो स्टेटमेंट थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 3। कुछ लोग बी, बहुत लोग बताएं, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी भी बताए थे। अब पता चला कि क्यों गलत है सी और डी। क्लियर हुआ आप सबका कि सी और डी क्यों गलत है? अच्छा, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, बट उस मिस्टेक से लर्न करने का कोशिश करिए, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर आप क्लास के बाद मुझे बताएंगे आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ठीक है? चलिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड which of the following words to the constitution or to the preamble? Which of the following words to the preamble? Statement 1 socialist, statement 2 sovereignty, and statement 3 is integrity. A 2 only, B 1 and 2, C 1 and 3, D 2 and 3. Oh, sorry, D is 1, 2 and 3. Tell me the correct answer. Okay, there is a fight between B and C, but many of you are saying it C. कुछ लोग B भी बता रहे हैं, बट बहुत लोग C बता रहे हैं, ठीक है? जो भी C बता रहे हैं सबका करेक्ट है। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, और एक और वर्ड ऐड किया गया था, दैट इज, कौन बताएगा? तो वो तीसरा वर्ड कौन सा था? सेकुलर, वंडरफुल, सेकुलर। ये सोवरेन नहीं था, ये वर्ड ऐड नहीं किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर द 3 वर्ड्स व्हिच वर एडेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 and 3। ओके,
चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। वंडरफुल सेकुलर, which of the following is or are correct? You have to find out the correct one. The preamble is a source. The preamble is a source of power to legislature. Statement 2, preamble is not a prohibition upon the power of legislature. It is non-justiciable only 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2, 3. अगर आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था लीगल स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल, उसमें जो 7 क्वेश्चंस कराया था, अगर वो 7 क्वेश्चंस याद होगा तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब देखिए, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, इज इट इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? नो। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, बिल्कुल है। क्या प्रीएम्बल सोर्स है किसी पावर का? तो बिल्कुल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर, तो नो, प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। जब ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है तो क्या कि ये किसी पावर पे लिमिटेशन है? क्या ये प्रोहिबिट करता है? नहीं करता है। तो ये तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट लिखा है, प्रीएम्बल इज नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो विच ऑफ द वन इज ऑल आर करेक्ट? तो ओनली 2 एंड 3। स्टेटमेंट 1 गलत है आपका। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने ऑप्शन ए डाला था, बट इमरान, आई एम अमेज्ड कि आपने ऑप्शन बी दिया। कैसे? सी बताया था आपने। चलिए, बहुत लोगों ने ऑप्शन ए किया था, दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ये कहीं पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सब फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन सब है। इसी तरीके का लॉजिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। द प्रीएम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल interpretation because it, option A, gives an exhaustive list of basic features of the constitution. Statement B uses value loaded words. इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस करा सकता हूँ। कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव and philosophy of the constitution maker.
constitution maker. D is a source of power and limitation. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ ब्लू, ठीक है। The preamble is useful in constitutional interpretation because it gives an exhaustive list of basic features of the Constitution, uses value-loaded words, contains the real objective and philosophy of the Constitution maker, and is a source of power and limitation. अच्छा, क्लास अभी जस्ट ओवर होगी तो आप लोग फिर से सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लेंगे, बट बिफोर दैट आंसर मी दिस क्वेश्चन.